Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. 5 मार्च 2026 की तारीख की कल्पना कीजिए। पूरे पटना में होली का जश्न मन रहा था, लेकिन असली पटाखे बिहार विधानसभा में फूट रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं था, ये पिछले 2 दशकों से चले आ रहे उस नीतीश युग का अंत था जिसने बिहार की राजनीति को डिफाइन किया है। 10 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले सुशासन बाबू अब दिल्ली जा रहे हैं और बिहार के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ड्राइविंग सीट यानी प्राइमरी लीडरशिप में आ गई है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है और अब बिहार का क्या होगा। अब सवाल यह उठता है कि 2025 में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के सिर्फ 4 महीने बाद ही नीतीश जी ने सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ दी। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है उनका पर्सनल एम्बिशन। नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो भारत के चारों सदनों बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहें और अब वो यह रेयर माइलस्टोन हासिल कर लेंगे। दूसरा कारण है उनकी सेहत। 25 साल की उम्र में बिहार जैसे मुश्किल राज्य को चलाना आसान नहीं है। पिछले कुछ समय से उनके कई वीडियो वायरल हुई जहां वो थोड़े कमजोर या कंफ्यूज्ड दिखे। एनडीए को लगा कि राज्यसभा उनके लिए एक डिग्निफाइड एग्जिट यानी सम्मानजनक विदाई होगी जहां काम का प्रेशर कम होता है। तीसरा कारण है टाइमिंग। 2029 के चुनावों के पहले नई बीजेपी लीडरशिप को सेटल होने का पूरा समय मिल जाएगा। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सीएम से लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एमपी बनने पर नीतीश कुमार की जिंदगी में क्या-क्या बदलेगा। जब वो सीएम थे तो उन्हें हर महीने करीब 2.15 से 2.50 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन जब राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें हर महीने 2.86 लाख रुपए से मिलेंगे। 2025 के रिवीजन के हिसाब से सीएम के तौर पर उनके पास पटना का हाई सिक्योरिटी वाला वन अनेमार्ग बंगला था। अब उनकी जगह उन्हें दिल्ली में पॉश लुटियंस जोन में बंगला मिलेगा। स्टेट हेलीकॉप्टर की जगह अब उन्हें देश भर में 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स और फर्स्ट क्लास ट्रेन का सफर मिलेगा। यानी पावर भले ही राज्य की ना रहे, लेकिन रुतबा और सुविधाएं पूरी तरह से नेशनल लेवल की होंगी। नीतीश कुमार हमेशा से ऐसे नहीं थे। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पॉलिटिशियन बनने का सफर 1974 में जेपी आंदोलन जेपी मूवमेंट से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल भी काटी। लालू यादव एक जबरदस्त क्राउड पुलर थे, लेकिन नीतीश एक बेहतरीन स्टेट्समैन और टेक्नोक्रेट लीडर माने जाते थे। 1985 में पहली बार हरनौत के विधान विधायक बने और 1990 में लालू यादव को सीएम बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। 1994 में जिस जंगल राज का आरोप लालू सरकार पर लगा, उससे परेशान होकर नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1996 में नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो रेल मंत्री बने और रेलवे सेफ्टी व इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया। 2005 में उन्होंने 15 साल के आरजेडी राज को खत्म किया और बिहार के सीएम बने। इस दौर को सुशासन कहा गया क्योंकि उन्होंने सड़कें बनवाई, ईबीसीज अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को सशक्त किया। लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही फ्लूइड रहा है। 2013 में नरेंद्र मोदी के उभार के कारण बीजेपी छोड़ी, 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, 2017 में वापस एनडीए में आए, 2022 में फिर इंडिया ब्लॉक में गए और 2024 में 9वीं बार एनडीए में लौट आए। बार बार इस तरह अलायंस बदलने के कारण ही उन्हें विपक्ष ने पलटू कुमार या पलटू राम कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमेशा सत्ता के
केंद्र में रहे। अब बात करते हैं 2025 के उस चुनाव की जिसने असली गेम पलट दिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। लेकिन इस बार अंदरूनी पावर बैलेंस बदल चुका था। बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी है, जबकि नीतीश की जेडीयू 85 सीटों पर रह गई। चुनाव के बाद बीजेपी ने नीतीश को सम्मान करते हुए उन्हें सीएम तो बनाया, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पिछले 20 सालों में पहली बार नीतीश कुमार को अपना सबसे अहम विभाग यानी गृह मंत्रालय, होम पोर्टफोलियो बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देना पड़ा। यही वो पहला बड़ा इशारा था कि बिहार में अब सत्ता का कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, नीतीश के बाद बिहार का अगला बॉस कौन, अगला सीएम कौन? बीजेपी पहली बार अपना सीएम बनाने जा रही है और रेस में सबसे आगे हैं सम्राट चौधरी। ये वर्तमान में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जो यादवों के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है। बीजेपी इसके जरिए नीतीश के कोर नॉन यादव ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़ना चाहती है। दूसरा बड़ा नाम है नित्यानंद राय। ये केंद्रीय मंत्री हैं और एक यादव चेहरा है। अगर बीजेपी इन्हें सीएम बनाती है तो ये आरजेडी के कोर यादव वोट बैंक पर सीधा हमला होगा। इनके अलावा विजय कुमार सिन्हा भूमिहार हैं, दिलीप जायसवाल और संजीव चौरसिया जैसे नाम भी डार्क हॉर्सेस साबित हो सकते हैं। यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री होती है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी परिवारवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कड़ा विरोध किया, लेकिन अब उनके 50 साल के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। निशांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो दशकों तक राजनीति से दूर और स्पिरिचुअलिटी में उनका मन लगता था। तो अचानक ये एंट्री क्यों? दरअसल जेडीयू के नेताओं को डर है कि नीतीश कुमार के बिना पार्टी बिखर जाएगी। उनके कोर वोटर्स कुर्मी कोयरी को जोड़े रखने के लिए एक इमोशनल चेहरे की जरूरत है। चर्चा तो यहाँ तक है कि नई सरकार में निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। एक तरफ एनडीए अपना भविष्य सेट कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष आरजेडी अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। 2025 के चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, जो 2020 में 75 थी। उनका अजेय माने जाने वाला MY मुस्लिम यादव फैक्टर टूट गया और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी ने पूरी तरह एनडीए को वोट दिया। आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की कगार पर है। आरजेडी नेता हार की जिम्मेदारी कांग्रेस को देते हैं, लेकिन सबसे दुखद है लालू परिवार का टूटना। चुनाव के तुरंत बाद लालू जी को अपनी किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए राजनीति और घर दोनों छोड़ दिया और उनके साथ 3 और बहनें भी घर से चली गईं। तेजस्वी यादव के सामने अब अपनी पार्टी और परिवार दोनों को बचाने की चुनौती है। इन सब बदलावों को देखकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वाले महाराष्ट्र मॉडल की तरह बिहार के गठबंधन को भी हाईजैक कर लिया है। उनका कहना है कि बीजेपी अब एक ऐसा रबर स्टैंप सीएम चाहती है जो दिल्ली के इशारों पर नाचे। लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर में देखें तो 1990 के बाद से बिहार पर हमेशा जेपी आंदोलन से निकले समाजवादियों यानी लालू, राबड़ी, नीतीश का एकाधिकार मोनोपोली चल रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही यह सोशलिस्ट मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो रही है। अब बिहार की राजनीति एक नेशनल पार्टी बीजेपी के विचारधारा पर चलेगी। भविष्य में शायद जेडीयू का बीजेपी से मर्जर भी हो जाए, कौन जानता है। नीतीश कुमार अपने पीछे एक ऐसा बिहार छोड़े जा रहे हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार आज तक एक नए चौराहे पर खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार का अगला सीएम किसे होना चाहिए? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या कोई और? कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। हम जल्द मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद। Welcome to Power Play India.
Don't forget to like, share, and subscribe for more content.